वैसे मैंने खुद भी बनाना था, पर किसी ने मुझे राय भी दी है तो मैंने जल्दी बना दिया। मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चैनल के बायो और कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर लिंक को सेव कर दीजिए। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है या डिलीट होता है तो ये सारी कहानियाँ उस चैनल पर कंटिन्यू होंगी। वैसे उस चैनल पर मैं अपनी खुद की लिखी हुई कहानियाँ डालूंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग टच में रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने इच्छा जताई थी कि मैं कोई ओमेगावर्स कहानी लेकर आऊँ जिसमें उनका बच्चा हो, पर मुझे ओमेगावर्स कहानियाँ इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ या कमी होती ही थी कि जिस कारण मैं उन्हें पेश करना पसंद नहीं करती थी। और ज़्यादातर ओमेगावर्स अडल्ट होती हैं और ये भी कहानी अडल्ट है, पर अभी तक अडल्ट सीन ऐसे आए हैं जिन्हें एडजस्ट किया जा सकता है और ये बाकी सब ओमेगावर्स से थोड़ी अलग है। और इसकी वही अलग बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ी सी बोरिंग है, पर आगे जाकर ये अच्छा रूप देगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लगे, पर अगर ना लगी तो हम इसे बंद कर देंगे। इस कहानी का मुख्य पात्र जो कि ओमेगा है, वो कहता है, छाप एक असाधारण प्रवृत्ति जो मरने तक आपके साथ रहती है, एक धीमी और शर्मनाक आत्महत्या। मुझ पर जब से छाप लगी है मेरी एक ही इच्छा रही है, अपनी छाप को तोड़कर इस शर्मनाक मौत से आजादी की। वो अपना हाथ बढ़ाता है, सामने उसे एक चेहरा नजर आ रहा था। वो उसे छूता है, वो आईने को छूता है और आईने में है उसका अपना चेहरा। पर मैं अभी भी अपनी आसान मौत के प्रति धोखा खा रहा हूँ। उसके कहने का अर्थ ये है कि वो इस शाप को तोड़कर अपनी मौत आसान करना चाहता है, पर ये वो खुद को ही धोखा दे रहा है क्योंकि ये शाप कभी नहीं टूटने वाली। ये है विस्टड का राजमहल और सुबह सुबह राजमहल में मची हुई है हलचल, और ये हलचल मचा रखी है राजकुमार के खास बटलर ने। राजकुमार, क्या मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आपको आज ताज जरूर पहनना चाहिए? मुझे पता है कि आपको ये खास पसंद नहीं है, पर आज नए साल की दावत है। राजकुमार कहता है, ताज नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राजकुमार हूँ पर मैं उत्तम नहीं हूँ, इसलिए ये साज सज्जा कम से कम रखो। बटलर कहता है, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने तो आपकी साज सज्जा अभी शुरू भी नहीं की। ये कोई आम औपचारिक दावत नहीं है, ये नए साल की दावत है, सबसे बड़ी, सबसे खास, और आप इतने तुच्छ बनकर जा रहे हो। अगर आप इस तरह से तैयार होकर जाओगे तो किसी ने मानना ही नहीं कि आप राजकुमार हो। बटलर ने मिन्नतें कर ली, रो भी लिया, पर राजकुमार नहीं माना। राजकुमार कहता है, क्या मेरी पहचान के लिए सिर्फ मेरी शक्ल काफी नहीं? वाओ! क्या आमतौर पर ही सबको ये साधारण ज्ञान नहीं कि मैं उन सब में से अनमोल हीरा हूँ? वाओ! राजकुमार से निकल रही थी चमचमाती हुई रोशनी, जिस चमचमाती रोशनी में बटलर की आंखें चुंधिया रही थी। वो कहता है, हाँ, आप बिल्कुल हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि आप नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं मिन्नत करता हूँ, आप कृपया कम से कम हार तो पहन लीजिए। राजकुमार कहता है, ठीक है, बस सिर्फ हार, जल्दी लाओ। बटलर दौड़कर जाकर हार देकर आकर कहता है, राजकुमार ये क्या? राजकुमार लापता। राजकुमार ने बटलर को बेवकूफ बना दिया। वैसे बटलर, इस हार को कौन पहनना चाहेगा? तुम खुद सोचो। दावत में संगीत बज रहा था और लोग नाच रहे थे। राजकुमार के पास बैठा था काउंट, मुझे नहीं पता कहाँ का, पर वो बैठा था। काउंट कहता है, राजकुमार, इन सादा कपड़ों में भी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। बिना साज सज्जा के तो आप और ज्यादा विवेकशील लग रहे हैं, और मुझे देखिए, मुझ में से तो बचपना झलक रहा है। और राजकुमार बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हुए मन में कहता है, अबे जोकर, तुमसे किसने कह दिया कि आकर तुम मेरे कपड़ों पर अपने विचार पेश करो, जैसे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है। हरामी अल्फा, काश मैं कर सकता। अगर मैं कर सकता होता तो मैं इसकी आंखों को नोच देता।
इन सब बातों से अनजान काउंट हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है। मेरी आंखें तो नए अजूबों को देखकर खुली की खुली रह गई। बात को मजाक में उड़ाते हुए राजकुमार कहता है, छोड़िए, नए अजूबों के बारे में बात ना ही करे। राजकुमार अपनी बात एकदम से रोक देता है। वो ठहर जाता है जब उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। वो व्यक्ति कहता है, राजकुमार, मैंने तो सोचा था कि आप यहाँ पर अकेले होंगे। मुझे उम्मीद थी कि पहले आप आकर मुझे मिलेंगे। वो व्यक्ति राजकुमार के चेहरे को सहलाता है। राजकुमार चिढ़ा हुआ था। उसे उसके छूने से घिन महसूस हो रही थी। वो मन में कहता है, ठरकी नीच हरामी। राजकुमार का मुंह अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करते हुए वो व्यक्ति कहता है, राजकुमार, कृपया जरा यहाँ तो देखिए। उसके हाथ को झटकते हुए राजकुमार कहता है, आप यहाँ हो ड्यूक एंड्रिस। ड्यूक एंड्रिस कहता है, क्या आप मुझे बताने की जहमत करोगे कि आप और काउंट बेल्टो क्या चर्चा कर रहे थे? और वैसे आपको पता है ना कि काउंट एक एल्फा है। ये सब देख और सुन काउंट तो डर रहा था, पर राजकुमार बिना डरे कहता है, मैं जानता हूँ। और मन में कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और तभी से मेरी नजरों में सभी एल्फा मूर्ख हैं जिस समय तुमने मुझ पर छाप लगाई थी। एंड्रिस कहता है, आप अच्छे से जानते थे, तब भी आपने मेरी गैर हाजिरी में इससे चर्चा जारी रखी। राजकुमार कहता है, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि काउंट वासना के जरिए मुझ पर काबू पाने के लिए अपने फेरोमोन्स छोड़ेंगे? काउंट, जवाब दीजिए, क्या आप इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत कर सकते हैं जिससे राज परिवार का अपमान हो? काउंट तो पहले से ही डरा हुआ था। वो घबराकर कहता है, ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं तो ऐसा करना दूर सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। राजकुमार कहता है, सच बताऊं, मुझे भी कभी आपके मन में कोई धोखेबाजी महसूस नहीं हुई। पर खैर, रेजेंट का मानना है कि हमारी चर्चा उचित नहीं थी। रेजेंट शायद एंड्रिस का कोई ओहदा है, जिस तरह से जनरल इत्यादि। एंड्रिस कहता है, राजकुमार, आज आपका आचरण, आपका व्यवहार बिल्कुल गुलाब जैसा है, खूबसूरत, प्यारा, जिसके साथ कांटे भी हैं। राजकुमार कहता है, ड्यूक, आज खास तौर पर आपका व्यवहार मूर्खता भरा है। इस तरह से मेरी हाजिरी में इतनी नीच हरकतें कैसे कर सकते हो आप? ड्यूक कसकर राजकुमार का कंधा पकड़ देता है और धीरे से कहता है, इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता, तो ये बदतमीजी बंद कीजिए, वरना बाद में बिस्तर में आप मेरा गुस्सा कैसे बर्दाश्त करेंगे? धमकी के बावजूद भी राजकुमार चिढ़कर कहता है, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ, और दोबारा अगर मेरी मर्जी के बिना मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। राजकुमार की धमकी के बावजूद भी एंड्रिस उसके कंधे को नहीं छोड़ता, उल्टा और कसकर पकड़ देता है। राजकुमार गुस्से से एंड्रिस की तरफ देखता है और एंड्रिस भी राजकुमार को गुस्से से घूर रहा था। उन दोनों के इस व्यवहार के कारण लोगों में काफी चर्चा शुरू हो जाती है। एंड्रिस कहता है, यहाँ पर काफी तमाशबीन हैं, अभी के लिए मुझे चलना चाहिए। एंड्रिस हंसते हुए धीरे से कहता है, मैं आपको बाद में देखूंगा। एंड्रिस चला जाता है और राजकुमार उसे जाते हुए देख रहा था। उसका ध्यान तोड़ते हुए काउंट कहता है, राजकुमार, वहाँ देखिए, वही अफवाहों वाला एल्फा। काउंट ने जिस तरफ उंगली की थी, राजकुमार उस तरफ देखता है। वहाँ पर काफी सारे लोग खड़े थे, तो राजकुमार पूछता है, क्या आप सबसे लंबे वाले की बात कर रहे हो? काउंट कहता है, सच बताऊं राजकुमार, तो मुझे पक्का नहीं पता, पर जिस तरह का लोगों का व्यवहार और लोग उसमें रुचि ले रहे हैं, मुझे लगता है कि वो वही अफवाहों वाला एल्फा है। राजकुमार पूछता है, और आप किन अफवाहों की बात कर रहे हैं? तो काउंट कहता है, आपको नहीं पता? अफवाहों के अनुसार ये एल्फा दावा करता है कि वो छाप को तोड़ना जानता है। राजकुमार की ये बात सुन आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। राजकुमार मन में कहता है, छाप को तोड़ना। राजकुमार की नजरें उस व्यक्ति पर टिकी हुई थी और अचानक से वो व्यक्ति भी राजकुमार की तरफ देखता है, तो उन दोनों की नजरें मिलती हैं। राजकुमार मन में कहता है, ये है वो जो मुझे मेरी लाचार मृत्यु से आजादी दिलवाएगा। ये है ओमेगा राजकुमार, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने राज्य की राजगद्दी का इकलौता उत्तराधिकारी है। राजकुमार के पिता की मृत्यु के बाद उसकी हिट का फायदा उठाकर इस अल्फा ड्यूक ने उस पर छाप छोड़ दी, जिसके बाद वो पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में कर रहा है। ये एक अल्फा प्रधान समाज की एक साधारण सी सोच है।
कि चाहे जो मर्जी ओदा हो ओमेगा का, पर वो अल्फा के अधीन है। सब लोग ये बात जानते और मानते हैं कि राजकुमार ड्यूक के हाथों की कठपुतली है, जिस कारण ड्यूक का सिक्का सारे राज्य में चलता है। और ये है एक विदेशी व्यापारी अल्फा जो दावा करता है कि वो छाप तोड़ना जानता है, जिस छाप को तोड़ना नामुमकिन माना जाता है। पर ये छाप तोड़ पाएगा कि नहीं, ये आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे तो आप सबको पता होगा, पर फिर भी मैं बता दूं कि ये कहानी ओमेगा वर्स है, जिसमें ओमेगा, अल्फा और बीटा होते हैं। ओमेगा माँ बन सकते हैं, अल्फा पिता बन सकते हैं और बीटा अलग अलग कहानियों में अलग अलग तरह से पेश किए जाते हैं। उसके आगे ये मेल फीमेल भागों में भी बांटे जाते हैं, पर सार यही है। ओमेगा वर्स में दूसरी खास चीज होती है फेरोमोन्स, जिसे आम भाषा में हम महक कह सकते हैं। फेरोमोन्स बहुत ही तेज महक होती है जो ओमेगा और अल्फा छोड़ते हैं, और इस महक से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन ओमेगा है, कौन अल्फा है। और ये दोनों एक दूसरे के फेरोमोन्स के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षक महसूस करते हैं। एक तरह से ये किसी नशीली दवा की तरह एक दूसरे पर असर करते हैं, और ये अपने फेरोमोन्स को काबू भी कर सकते हैं। बीटा के ना कोई फेरोमोन्स होते हैं और ना ही वो उन पर असर करते। और तीसरी चीज होती है इम्प्रिंटिंग, मार्किंग, जहाँ छाप लगाना, जहाँ छोड़ना। ये एक बंधन होता है जो अल्फा द्वारा ओमेगा को दांतों से काटने पर उन दोनों के बीच में बंधता है, जिसमें ओमेगा ज्यादा प्रभावित होता है। ओमेगा उस अल्फा के साथ बंध जाता है। उस अल्फा के बिना वो किसी भी और अल्फा के साथ प्रेम संबंध नहीं बना सकता। पर अगर छाप नहीं छोड़ी गई तो वो अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है। चौथी चीज होती है हीट या रट, कुछ ऐसे दिन जिनके दौरान वो अपने फेरोमोन्स और खुद पर काबू नहीं पा सकते। इस पार्ट को बनाने में मुझे 3 दिन लग गए, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।